हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डील करेंगे जो बीएससी नर्सिंग है, फोर्थ सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर की जो फार्माकोलॉजी है उसकी यूनिट 4 के बारे में आज अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। फोर्थ यूनिट का पार्ट 2, जिसके अंदर आज हम डीकंजेस्टेंट्स जो ड्रग होती है वो क्या होती है उनके बारे में स्टडी करेंगे। जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 1 था उसमें हमने देखा था कि ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स क्या होती है। तो हमने पिछली वीडियो में ब्रोंकोडायलेटर ड्रग्स के बारे में बात की थी, जो कि एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके बीएससी नर्सिंग फार्माकोलॉजी के हिसाब से 10 मार्क्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, डीकंजेस्टेंट्स कि डीकंजेस्टेंट्स क्या होते हैं। तो नॉर्मली मैं आपको बता देता हूँ कि जो डीकंजेस्टेंट्स होते हैं, तो जैसे कोई भी पर्सन है उसको जुकाम हो जाती है तो उसके नाक में क्या होता है कि म्यूकस का फॉर्मेशन इंक्रीज होने लग जाता है। अब म्यूकस जैसे जैसे बढ़ता है तो जो नेजल पासेज हैं तो उनके अंदर म्यूकस ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा, गैप कम बचेगा और जो नाक होता है वो बंद हो जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जो पेशेंट है वो प्रॉपरली ब्रीदिंग नहीं कर पाता है। तो जो डीकंजेस्टेंट ड्रग होती है वो जो भी कंजेशन हुआ है, म्यूकस का फॉर्मेशन हुआ है, उसको कम करने में हेल्प करती है, जिससे क्या होता है जो पेशेंट है उसको रिलीफ मिलता है। तो फर्स्टली अपन बात कर लेते हैं कि डीकंजेस्टेंट्स जो ड्रग होती है उनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो डीकंजेस्टेंट्स आर ड्रग्स दैट रिलीव नेजल कंजेशन बाय रिड्यूसिंग द स्वेलिंग ऑफ नेजल म्यूकोजा, यूजुअली कॉज्ड बाय कॉमन कोल्ड, एलर्जीज और साइनसाइटिस। तो इसका मतलब है कि जो डीकंजेस्टेंट्स होते हैं वो ऐसी मेडिसिन्स होती है जो नेजल कंजेशन को रिलीव करने में हेल्प करती है। ये नेजल म्यूकोजा की जो स्वेलिंग होती है उसको कम करके वर्क करती है। और जो डीकंजेस्टेंट्स हैं उनका यूज हम नॉर्मली कॉमन कोल्ड यानी जुकाम की कंडीशन में, एलर्जीज़ की कंडीशन में, और साइनसाइटिस का मतलब होता है कि जो नाक के अंदर जो पैरानेजल साइनस होते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाए तो उन कंडीशन में अपन जो डीकंजेस्टेंट ड्रग होती है उनका यूज करते हैं। तो ये थी हमारी डीकंजेस्टेंट्स, जो नेजल डीकंजेस्टेंट होते हैं उसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं जो डीकंजेस्टेंट्स होते हैं उनके क्लासिफिकेशन की, किन किन पार्ट्स के अंदर डिवाइडेशन किया गया है कौन कौन सी ड्रग्स का। तो फर्स्ट आता है सिम्पैथोमिमेटिक एड्रीजेनिक एगोनिस्ट भी जिसे बोलते हैं। इसमें दो क्लासिफिकेशन किए गए हैं, फर्स्ट है सिस्टेमेटिक, सेकेंड है टॉपिकल। सिस्टेमेटिक के एग्जाम्पल्स हैं स्यूडोएफेड्रिन और फेनाइलेफ्रिन। दीज ड्रग्स टेक ओरली। तो जो सिम्पैथोमिमेटिक जो ड्रग्स होती है ये क्या करती है, ये सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम होता है उसको स्टिमुलेट कर देती है और उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देती है। और जो ये ड्रग्स होती है इनको अपन ओरल फॉर्म के अंदर लेते हैं, लाइक टैबलेट्स के अंदर। फिर आता है सिम्पैथोमिमेटिक का सेकंड क्लासिफिकेशन जो है टॉपिकल, जिसके एग्जाम्पल है ऑक्सीमेथाजोलिन, जाइलोमेथाजोलिन और नाफाजोलिन। ये तीन इसके हैं। और दीज ड्रग्स आर हैविंग इन द फॉर्म ऑफ नेजल ड्रॉप्स स्प्रे। तो जो टॉपिकल ड्रग्स होती है ये नेजल ड्रॉप्स या स्प्रेज की फॉर्म में अपने को अवेलेबल होती है। एग्जाम्पल में आते हैं ऑक्सीमेथाजोलिन, जाइलोमेथाजोलिन और नाफाजोलिन। तो ये था हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन, वो भी सिम्पैथोमिमेटिक का। उसके बाद में सेकंड आता है नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जिसे हम एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के नाम से भी जानते हैं। इसके एग्जाम्पल है बिक्लोमेथासोन, फ्लूटिकासोन और बुडेसोनाइड। तो जो नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं ये पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है। जो नाक के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ है उसको ये कम करके अपना वर्क बॉडी के अंदर स्टार्ट करती है। अब जो कंजेशन हुआ है उससे जो इन्फ्लामेशन हुआ है तो ये उस इन्फ्लामेशन को ट्रीट कर देती है, जिससे जो पेशेंट होता है उसको रिलीफ मिलता है नेजल कंजेशन की कंडीशन में। तो ये तो था हमारा नेजल डीकंजेस्टेंट जो ड्रग होती है उसका क्लासिफिकेशन। उसके बाद में अपन बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की, कि जो नेजल डीकंजेस्टेंट्स होते हैं उन वो बॉडी के अंदर कैसे वर्क करते हैं। तो फर्स्टली हम बात करें एड्रेजेनिक एगोनिस्ट डीकंजेस्टेंट्स की, कि ये कैसे बॉडी के अंदर वर्क करते हैं। तो इट स्टिमुलेट्स अल्फा एड्रेजेनिक रिसेप्टर। तो जो ये नेजल डीकंजेस्टेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, जो इट स्टिमुलेट्स अल्फा एड्रेजेनिक रिसेप्टर, ये जो अल्फा एड्रेजेनिक रिसेप्टर होता है उसको स्टिमुलेट कर देते हैं, यानी उसकी जो एक्टिविटी है उसको बढ़ा देते हैं। अब ये जो फिर क्या होता है, कोज वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ नेजल ब्लड वेसल्स। अब जो एड्रेजेनिक अल्फा रिसेप्टर होते हैं अगर वो स्टिमुलेट हो गए तो उससे क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है नेजल की, नेजल यानी जो अपने नाक की। रिड्यूस स्वेलिंग, जिससे क्या होता है कि जो स्वेलिंग है या जो इन्फ्लामेशन है वो कम हो जाता है और जो नेजल कंजेशन है वो भी कम हो जाता है। तो मैं आपको
आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि एड्रेजेनिक एगोनिस्ट जो भी अपने डिकंजेस्टेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, अल्फा एड्रेजेनिक रिसेप्टार्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको स्टिमुलेट कर देते हैं। तो स्टिमुलेट करने से जो अपने नाक की ब्लड वेसल्स होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट यानी सिकुड़ जाती है। तो सिकुड़ने से क्या होता है कि जो भी स्वेलिंग और कंजेशन नाक के अंदर जमा हुआ होता है वो कम हो जाता है और जो पेशेंट होता है उसको रिलीफ मिलता है। तो ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। सेकंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं अपन जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ड्रग होती है कि ये कैसे वर्क करती है। दीज ड्रग्स आर हेल्प इन रिड्यूस इन्फ्लामेशन एंड ऑल्सो रिड्यूस हिस्टामिन रिलीज इन नेजल म्यूकोजा। तो ये ड्रग्स क्या करती है कि जो भी नाक के अंदर अपना इन्फ्लामेशन हुआ है उसको कम कर देती है और जो हिस्टामिन रिलीज होता है उसको भी ये कम कर देती है, जिससे क्या होता है कि पेशेंट है उसका इन्फ्लामेशन कम हो जाता है और वो इजीली ब्रीदिंग कर पाता है और जो उसके साइन सिम्टम होते हैं उनमें भी उसको रिलीफ देखने को मिलता है। तो ये था हमारे नेजल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब बात करते हैं जो डिकंजेस्टेंट्स ड्रग होती है उनके क्या क्या यूज होता है या किन किन कंडीशन में अपन नेजल डिकंजेस्टेंट्स होते हैं उनका यूज करते हैं। नेजल डिकंजेस्टेंट हेल्प इन रिलीफ ऑफ कॉमन कोल्ड। नेजल डिकंजेस्टेंट्स का यूज अपन जुकाम के अंदर करते हैं क्योंकि उसके अंदर अपना नाक है वो बंद हो जाता है क्योंकि म्यूकस का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है और जो नेजल पासेज है उनके अंदर इन्फ्लामेशन भी देखने को मिलता है, तो ये उसमें रिलीफ करने में हेल्प करता है। सेकेंड है एलर्जिक राइनाइटिस। नाक के अंदर अगर एलर्जी हो जाती है तो उस कंडीशन के अंदर भी अपन डिकंजेस्टेंट्स का यूज करते हैं ताकि एलर्जी के कारण जो भी इन्फ्लामेशन हुई है उसको ट्रीट कर सके। थर्ड है साइनसाइटिस। साइनसाइटिस में कैसे कि जो साइनसाइटिस होता है उसमें क्या होता है कि जो नाक के अंदर पैरानेजल साइनस होते हैं उनके अंदर इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो जो इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन होता है तो उसको भी ट्रीट करता है। फोर्थ है फैसिलिटेट ब्रीदिंग बिफोर ईएनटी प्रोसीजर्स। तो इसका मतलब है कि कभी कभी जो ईएनटी डॉक्टर्स होते हैं वो प्रोसीजर करने से पहले जो नाक है उसको खोलते हैं। खोलने का मतलब जो भी म्यूकस का प्रोडक्शन है उसको बाहर निकालने के लिए नेजल डिकंजेस्टेंट जो ड्रग होती है उनका यूज करते हैं ताकि उन्हें अंदर देखने में या प्रोसीजर करने में कोई भी परेशानी नहीं हो, तो वो आसानी से उसको कर पाएँ अगर मान लो कोई नाक का ही अगर अपने को प्रोसीजर करना है। तो ये था हमारे यूजेज। अब उसके बाद में आता है साइड इफ़ेक्ट्स कि जो नेजल डिकंजेस्टेंट होते हैं उनका क्या बुरा इम्पैक्ट पड़ता है अपनी बॉडी पे। तो फर्स्ट आता है एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट जिसमें आता है सिस्टेमेटिक। तो जो अपन ड्रग्स ओरली जो अपन ड्रग्स लेते हैं एड्रेजेनिक एगोनिस्ट की, तो उससे क्या क्या अपने को साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट आता है इंक्रीज बीपी। जो पेशेंट है उसके अंदर बीपी की समस्या देखने को मिलती है। अपने को नेजल डिकंजेस्टेंट होते हैं वो उन पेशेंट्स को नहीं देने चाहिए जिनकी बीपी पहले से ही बढ़ी हुई है क्योंकि ये बीपी को और बढ़ा सकते हैं। सेकेंड है टेकीकार्डिया। टेकीकार्डिया का मतलब होता है इंक्रीज हार्ट रेट। अगर हार्ट रेट आपकी बढ़ी हुई है तो उस कंडीशन में भी आपको नहीं लेना है क्योंकि अगर आप उस कंडीशन में अगर नेजल डिकंजेस्टेंट्स का यूज करते हो तो उससे क्या होता है कि उससे आपकी हार्ट रेट और भी बढ़ सकती है। थर्ड है इंसोम्निया। पेशेंट है उसको नींद नहीं आती है, ये इसका एक साइड इफ़ेक्ट है। फोर्थ है नर्वसनेस। पेशेंट है वो खुद अपने आप को नर्वस फील करने लगता है, तो ये भी इसका एक साइड इफ़ेक्ट है नेजल डिकंजेस्टेंट का। उसके बाद में आता है यूरिनरी रिटेंशन स्पेशली इन मेल्स विद प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट। तो इसमें यूरिनरी रिटेंशन का मतलब होता है कि जो यूरिन है उसको रोकने में जो भी पेशेंट है उसको प्रॉब्लम होती है। स्पेशली उन पेशेंट को प्रॉब्लम होती है जिन पेशेंट की जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो एनलार्जमेंट हुई हुई हो, यानी उसके अंदर हाइपरप्लेजिया हाइपरट्रॉफी की कंडीशन हो गई हो। तो जो पेशेंट होते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड से रिलेटेड या उसके एनवायरनमेंट होया हुआ है तो उस कंडीशन में अपन नेजल डिकंजेस्टेंट्स हैं उनका अपन प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि अगर करते हैं तो उससे ज़्यादा कंडीशन क्रिटिकल हो सकती है। फिर आता है टॉपिकल। जो अपन स्प्रे देते हैं तो उससे क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट आता है लोकल इरिटेशन। ये ड्रग्स होती है नाक के अंदर खुजली पैदा कर सकती है। फिर आता है ड्राइनेस की कंडीशन भी देखने को मिलती है। फिर आता है रिबाउंड कंजेशन इफ़ यूज्ड 5 to 7 days। तो इसका मतलब है कि आपको दोबारा कंजेशन देखने को मिल सकता है, यानी दोबारा आपका नाक भर सकता है अगर आप नेजल डिकंजेस्टेंट्स होते हैं उनका प्रॉपर यूज नहीं कर पाते। अगर मान लो 5 दिन में अगर कोई ट्रीट होता है और अगर आप वो ड्रग 3 दिन ही लेते हो तो वो आपका इजीली ट्रीट नहीं हो पाता है, तो दोबारा कंजेशन होने के चांस है वो बढ़ जाते हैं। थर्ड है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में आता है हेड एक। पेशेंट उसके हेड एक की प्रॉब्लम होती है अगर अपन जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं उनकी अगर अपन डोज ज़्यादा ले लें। फिर ड्राइनेस की कंडीशन भी देखने को मिलती है और एपिस्टैक्सिस का मतलब होता है नोज ब्लीडिंग। नोज ब्लीडिंग की कंडीशन भी देखने को मिलती है। उसके बाद में आते हैं जो नेजल डिकंजेस्टेंट्स होते हैं उनके कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी किन किन कंडीशन के अंदर अपन जो डिकंजेस्टेंट्स हैं उनको प्रेस्क्राइब नहीं करते। फर्स्ट है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन की कंडीशन में अपन जो पेशेंट है उसको नेजल डिकंजेस्टेंट है वो प्रोवाइड नहीं करवाते हैं
क्योंकि उससे क्या होता है कि जो बीपी पहले से बढ़ी हुई है तो ये बीपी को और बढ़ा सकता है, क्योंकि ये वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है ब्लड वेसल्स का। सेकंड है इस्केमिक हार्ट डिजीज, अगर पेशेंट है उसके अंदर हार्ट डिजीज है तो भी अपन उस कंडीशन में नहीं देते हैं। थर्ड है हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में भी पेशेंट है उसको अपन नेजल डिकंजेस्टेंट नहीं देते हैं। तो हाइपरथायरॉयडिज्म की कंडीशन में क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म होता है वो फास्ट होता है, तो जो डिकंजेस्टेंट्स होते हैं वो इसको और फास्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं तो अगर किसी भी पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है तो आप उसे अगर डिकंजेस्टेंट्स प्रोवाइड करवाते हैं तो उस जो वो पेशेंट है उसको घबराहट या नर्वसनेस फील हो सकती है, तो इस कंडीशन में अपन यूज नहीं करते हैं। फिर आता है ग्लूकोमा, तो ग्लूकोमा में क्यों नहीं देते? क्योंकि ग्लूकोमा है उसके अंदर जो अपनी आई है उनका प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, तो कुछ जो डिकंजेस्टेंट्स होते हैं वो इस प्रेशर को और बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मान लो अगर कोई भी पेशेंट है उसको ग्लूकोमा है तो जो डिकंजेस्टेंट जो ड्रग होती है वो आँखों के लिए हार्मफुल हो सकती है, ये आँखों का प्रेशर और भी बढ़ा सकती है, तो अपन डिकंजेस्टेंट्स का यूज नहीं करते। फिर है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट ओनली फॉर सिस्टेमेटिक ड्रग्स, तो जो सिस्टेमेटिक ड्रग्स होती है उनका अपन यूज नहीं करते हैं। अगर कोई भी पेशेंट है उसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड है वो अगर एनलार्ज हुई हुई है तो ये थे हमारे कॉन्ट्राइंडिकेशन के बाद में आता है नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज कि किन किन कंडीशन के अंदर अब पेशेंट है उसके चेक करके ही नर्स है वो नेजल डिकंजेस्टेंट्स उसे प्रोवाइड कराती है। फर्स्ट है असेस पेशेंट नेजल कंजेशन बीपी हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, तो जो नर्स है उसको पेशेंट का नेजल कंजेशन चेक करना है कि कितना भरा हुआ है ना, कितने में म्यूकस है, कितना इन्फ्लामेशन है, ये पेशेंट से पूछ के भी वो कर सकती है। पेशेंट की बीपी भी चेक करती है और बीपी जो पहले से बढ़ी हुई तो नहीं है उसको भी चेक करती है, उससे पूछती है। अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है तो उस कंडीशन में पेशेंट को नेजल डिकंजेस्टेंट नहीं देना चाहिए। फिर एजुकेट पेशेंट अबाउट, पेशेंट को एजुकेट करती है नर्स डू नॉट ओवर यूज नेजल स्प्रे, आपको जो नेजल स्प्रे हैं उनका यूज लंबे समय तक नहीं करना है। फिर है अवॉइड कैफीन एंड अदर स्टिमुलेंट्स विद ओरल डिकंजेस्टेंट्स, अगर ओरली अपन नेजल डिकंजेस्टेंट लेते हैं तो उसके साथ में अपने को कैफीन या फिर कोई भी ऐसा स्टिमुलेंट नहीं लेना चाहिए जो आगे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे। फिर है गिव एन एडवाइस ऑन अल्टरनेटिव मेथड्स लाइक स्टीम इनहेलेशन, तो जो नर्स है वो पेशेंट को बोलती है कि अगर आपको जो ड्रग्स हैं उनसे अगर आपको रिलीव नहीं मिलता है तो आप स्टीम इनहेलेशन भी ले सकते हैं। स्टीम इनहेलेशन का मतलब होता है कि पेशेंट है उसको भाप दी जाती है, जिससे क्या होता है कि जो इन्फ्लामेशन होता है वो नाक का ठीक हो जाता है और पेशेंट है वो ट्रीट हो जाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक नेजल डिकंजेस्टेंट्स, तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने डील किया कि डिकंजेस्टेंट्स क्या होते हैं, उनके डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनके यूज, उनके साइड इफ़ेक्ट, उनके कॉन्ट्राइंडिकेशन और नर्सिंग की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें। तो आई होप आप सभी को वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगती है ये वीडियो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ।